हे गाइस, हम लोग अपने एंगुलर की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेकोरेटर्स और कंपोनेंट्स इन एंगुलर। हम लोग डेकोरेटर्स और कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि व्हाट इज एंगुलर, फिर एंगुलर का इंस्टॉलेशन के बारे में जाना था हमने, फोल्डर स्ट्रक्चर इन एंगुलर के बारे में जाना था हमने, फिर बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन के बारे में जाना था हमने। ठीक है। फिर बूट स्ट्रैपिंग इन एंगुलर। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे डेकोरेटर्स एंड कंपोनेंट्स इन एंगुलर। ठीक है। अगर आपने हमारे ये पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे इस चैनल पे चले जाएं जिसका नाम है लर्न कोड विद अकी। ठीक है। इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसमें हम सारे के सारे वीडियोस जो हैं हिंदी में बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल देसी भाषा में बनाते हैं, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। ठीक है। आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके पूछें। अगर आपको कोर्स पसंद आ रहा हो तो प्लीज हमें अप्रिशिएट करें ताकि हम वैसे ही कोर्स और लाते रहें आपके लिए। ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है डेकोरेटर्स एंड कंपोनेंट्स इन एंगुलर। ठीक है। तो देखिए मैंने एक छोटा नोट्स बना रखा है। कोई भी एनीथिंग दैट हैज प्रीफिक्स एट द रेट। ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है। एनीथिंग दैट हैज प्रीफिक्स एट द रेट एंड पोस्टफिक्स पैरेंथेसिस आर डेकोरेटर्स। मतलब कोई भी ऐसा वर्ड या कुछ भी चीज जो है जिसका स्टार्टिंग में एट द रेट लगा हो और लास्ट में ब्रैकेट लगा हो, वो सारे के सारे डेकोरेटर्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको प्रोजेक्ट में आके दिखाता हूँ। जैसे कि ये कंपोनेंट वर्ड है, कंपोनेंट से पहले हमारा एट द रेट लगा है। ठीक है। और कंपोनेंट के बाद हमारा ब्रैकेट लगा है, बीच में जो लिखा है अभी इसको टेम्परेरी भूल जाइए, अभी आपको बता दूंगा मैं। ठीक है। आप मॉड्यूल डॉट टी मॉड्यूल वाले फाइल में आ जाइए। ये देखिए एनजी मॉड्यूल से पहले एट द रेट लगा है और बाद में सॉरी और बाद में जो है आपका ब्रैकेट लगा है। ठीक है। तो ये आपका डेकोरेटर हुआ। ठीक है। एंड आर इमीडिएटली फॉलोड बाय ए क्लास मेथड एंड प्रॉपर्टी। और ठीक डेकोरेटर खत्म होते ही डेकोरेटर के बाद जो है इमीडिएटली आपको या तो क्लास आएगा या मेथड आएगा या प्रॉपर्टी आएगा। तो देखिए मेरे यहाँ पे क्लासेस आ रखी हैं, ये कंपोनेंट वाले में भी देखिए इमीडिएटली। ठीक है। दूसरी चीज, डेकोरेटर क्या करता है, डेकोरेट आवर क्लास। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आपको ठीक 2 मिनट के बाद ये समझ में आ जाएगा। ये जो है ऑटोमेटिकली फायर्स होता है, ऑटोमेटिकली फायर होता है। ठीक है। मतलब इसको कॉल नहीं करना पड़ता, ये डेकोरेटर अपने आप रन होता है। ठीक है। ये डेकोरेटर क्या करता है, कॉन्फ़िगरेशन मेथड प्रोवाइड करता है। ठीक है। जो कि डिटरमाइन करता है आपका कंपोनेंट क्लास फंक्शन किस तरीके से बिहेव करेंगे, क्या करेंगे, कैसे इंस्टेंशिएट होंगे रन टाइम पे। ये डिफाइन करता है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया ये आपका डेकोरेटर हो गया। ठीक है। डेकोरेटर डेकोरेटर के अंदर आपको जितने भी ये सब चीजें दिख रही हैं या फिर मॉड्यूल के अंदर जितने भी आपको ये सारी चीजें दिख रही हैं, ये सब चीजें, ये सारे के सारे मेटा डाटा है। ठीक है। तो डेकोरेटर मेटा डाटा प्रोवाइड कराता है जो कि जो उसके ठीक बाद वाले आने वाली क्लास हो गया, क्लासेस हो गए, कंपोनेंट्स हो गए, उन सबको बताता है कि वो किस तरीके से बिहेव करेंगे रन टाइम पे। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि हम कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है, जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। आप जानते हैं ये सब, है ना। हम बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो आपके डेकोरेटर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली। कंस्ट्रक्टर की तरह नहीं है कि हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े। ठीक है। तो बिना ऑब्जेक्ट क्रिएशन के आपका डेकोरेटर्स चल जाता है। ठीक है। अगर ये नॉर्मल कॉल होता, यानी कि डेकोरेटर नहीं होता, नॉर्मल क्लास होता, तो हमें इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता। ठीक है। अब ये डेकोरेटर क्या करता है, ये सप्लाई, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मेटा डाटा सप्लाई करता है। किसको, एंगुलर को सप्लाई करता है। किसके बारे में, अबाउट क्लास, प्रॉपर्टी, मेथड, इन सब के बारे में मेटा डाटा ये प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे इस क्लास के बारे में ये जो है इसने मेटा डाटा प्रोवाइड कराया है। कंपोनेंट में जाएंगे तो इस ऐप कंपोनेंट नाम की क्लास के बारे में इस डेकोरेटर ने ये मेटा डाटा प्रोवाइड कराया है। तो
इससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो ये जो क्लास है किस तरीके से बिहेव करेगा रन टाइम पे। ठीक है। अब कुछ मेटाडाटा के एग्जांपल्स हो गए जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था, एनजी मॉड्यूल, ठीक है, कंपोनेंट, इंजेक्टेबल, इनपुट, आउटपुट, और भी बहुत सारे होते हैं। आप इन सब के बारे में भी आपको डिटेल में एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अब कुछ आपके डेकोरेटर के टाइप्स होते हैं। ठीक है। पहला हो गया आपका क्लास लेवल डेकोरेटर, जैसे कि आपका कंपोनेंट और एनजी मॉड्यूल। ठीक है। दूसरा है आपका इन प्रॉपर्टी डेकोरेटर, इसका एग्जांपल हो गया इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है। तीसरा आ गया मेथड डेकोरेटर, एग्जांपल में इसका होस्ट लिसनर। ठीक है। चौथा हो गया आपका पैरामीटर डेकोरेटर, ये क्या करता है, फॉर, ये किस लिए होता है, फॉर पैरामीटराइज क्लास कंस्ट्रक्टर के लिए होता है, डायरेक्ट इंजेक्ट एग्जांपल। ठीक है। तो आपने ये डेकोरेटर के बारे में जाना। अब इसके अंदर जितने भी ये टाइप्स है ना, इसके बारे में आपको धीरे धीरे अब आप जानेंगे। ठीक है। पहले मैं आपको कंपोनेंट, डायरेक्टिव, डेकोरेटर, इन सब के बारे में बेसिक बेसिक आइडिया दे दूंगा। उसके बाद मैं इन सब के बारे में थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल विथ एग्जांपल इन सब का आपको अच्छे से समझाऊंगा इन सब चीजों को। ठीक है। तो अभी हमने डेकोरेटर्स के बारे में बेसिक आइडिया ले लिया। ठीक है। अब डेकोरेटर्स के बाद जो है हम अपना लेके चलते हैं कंपोनेंट्स क्या होता है एंगुलर में। ठीक है। तो कंपोनेंट्स के लिए भी मैंने एक छोटा सा नोट्स बना रखा है। अब देखिए, जब भी हम कोई सा भी एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो हम डिवाइड उसको मल्टीपल कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन फंक्शनैलिटी, मतलब मल्टीपल पार्ट्स में। ठीक है। ये क्या करता है, आपके कोड रीयूजेबिलिटी के लिए हेल्प करता है। ठीक है। अब कोड रीयूजेबिलिटी कैसे होता है आपको भी डोमेन में समझ में आएगा। जैसे कि सपोज करो कोई हमारा पेज है, ठीक है, उस पेज में हमारा हेडर है, फुटर है। ठीक है। अब यही सेम हेडर और फुटर हमें आगे के 20 पेजों में चाहिए। ठीक है। तो अगर ये हमारा नॉर्मल एचटीएमएल पेज होता, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वही सेम हेडर और फुटर का कोड जो है कॉपी पेस्ट मारते हैं उन 20 पेजों में। ठीक है। तो इससे हमारा क्या था, कोड रिपीटेशन हो रहा था। ठीक है। और सपोज करो कि हमारे हेडर या फुटर किसी भी में भी हमें अगर कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, तो हमें वही सेम काम जो है मल्टीपल बार मल्टीपल पेजेस में करने पड़ते हैं। तो बहुत ही कम्बरसम टास्क था, बहुत ही दिमाग खाओ। ठीक है। तो और अगर हम एंगुलर में कंपोनेंट वगैरह यूज करते हैं, तो इससे हमें क्या फायदा हो रहा है, ठीक है, कि हम एक कंपोनेंट बनाएंगे और उसको कॉल करेंगे मल्टीपल जगह। ठीक है। इससे कोड रियूजेबिलिटी हो रही है। तो इससे क्या फायदा हो रहा है कि सपोज करो आपको कुछ चेंज करना पड़ रहा है, तो आपको एक ही पेज में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी पेजेस से तो वो कॉल हो रहा है ना। अब इसका एक और एडवांटेज है कि अगर सपोज करो हमारा नॉर्मल पेजेस होता, मैं कंपोनेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल पेज होता, ठीक है, और उसमें जो है कोई आपके मेन्यूज होते हैं, साइड मेन्यूज होते हैं। आप साइड मेन्यूज में सपोज करो आपने कॉन्टेक्ट अस वाले मेन्यूज पे क्लिक किया, तो जनरली क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा पेज लोड होता, फिर कॉन्टेक्ट अस का पेज आपको दिखता। ठीक है। लेकिन अब जहां पे कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा कि सिर्फ कंपोनेंट वाला पार्ट ही आपका रिफ्रेश होगा, पूरा पेज लोड नहीं होगा। तो एक ये भी बहुत बड़ा फायदा है। ठीक है। और जब भी हम कंपोनेंट बनाते हैं, तो हम कंपोनेंट बना के लेते हैं एनजी जी सी कंपोनेंट नेम। ठीक है। एनजी यानी कि आपका एंगुलर हो गया, जी फॉर जनरेट हो गया, सी फॉर कंपोनेंट हो गया, और कंपोनेंट नेम। ठीक है। और जब भी हम कंपोनेंट ये क्रिएट करेगा, तो साथ में ये 4 फाइल्स क्रिएट करेगा। ठीक है। पहला फाइल है आपका टीएस फाइल, जो कि आपका लॉजिक फाइल होता है टाइपस्क्रिप्ट का। ठीक है। दूसरा होता है आपका एचटीएमएल फाइल, जो कि होता है आपका टेम्पलेट फाइल। तीसरा है आपका सीएसएस फाइल, जो कि आपका डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। चौथा होता है आपका स्पेक फाइल, जो कि टेस्टिंग वगैरह के लिए यूज होता है। ठीक है। एक बात याद रखिएगा, जब भी हम कोई नया कंपोनेंट बनाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल में मैं अपने प्रोजेक्ट में चलता हूँ। ठीक है। तो इस वाले प्रोजेक्ट में हमारा भी एक ही कंपोनेंट है ना, मैं सपोज कीजिए एक और कंपोनेंट बनाता हूँ। तो एक और कंपोनेंट बनाने के लिए
टर्मिनल पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ NGGC, NGGC कंपोनेंट का नेम का माई कॉम लिख देता हूँ। इसको मैं जनरेट करूंगा तो आपको देखिएगा जो मैं आपको 4 फाइल्स बताई हैं वही 4 फाइल जनरेट होंगी, ठीक है, जो कि ऐप फोल्डर में जाएगा। ठीक है, मैं जब कुछ सारे सारी चीजें आराम से क्लियर हो जाएगा, इन सबका डिटेल्ड वे में हम लोग जो है आगे वाले आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो ये देखिए 4 फाइलें हमारी क्रिएट हो गई हैं। एक हमारा HTML का फाइल, एक स्पेक फाइल, एक TS फाइल और एक CSS फाइल, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब जो हमारा जो अब हमने हमारा क्या हुआ कि हमारे हमने जिस नाम से कंपोनेंट बनाया था उस कंपोनेंट नाम का फोल्डर क्रिएट हुआ होगा, उस फोल्डर के अंदर वो चारों फाइलें बनी होंगी। हमारा यहाँ पे कंपोनेंट का सेक्शन आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हम अपने आने वाली वीडियोस में जितने भी हमारे मेटा डेटास होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं, उन सबके बारे में जानेंगे आने वाले वीडियोस में। ठीक है, और धीरे धीरे हम प्रैक्टिकल सेक्शन की तरफ भी बढ़ेंगे, प्रैक्टिकल चीजों को जानेंगे, कैसे कोड करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो अब तक हो ही रहा होगा। ठीक है, आपको कोई भी इशू हो प्लीज कमेंट कीजिए। आपको अच्छा लग रहा हो हमारा वीडियोस तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई सजेशन हो तो प्लीज आप वो भी हमें बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं।